क्या मुसीबत है, फिर से इस पराठे का पेट फट गया। एक तो इतनी ठंड का मौसम है, मगर मेरे ससुराल वालों को इतनी सुबह सुबह भारी भरकम नाश्ता ही चाहिए। हल्का फुल्का नाश्ते से काम ही नहीं चलता है। ये आलू के पराठे बेलना पापड़ बेलने जितना मुश्किल है। अंजू खुद में बड़बड़ा रही होती है। तभी डाइनिंग टेबल से ददिया सास सख्त मिजाज में बोलती हैं, पोता बहू, अरे पोता बहू, अरे कब से एक पराठा मांगा है, अभी तक बना नहीं। अरे कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है? जी जी बस लाई दादी जी। सबसे ज्यादा तो इस ददिया सास ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। पता नहीं सबको क्या खुजली मचती रहती है। उल्लू के पट्टे, पेटू लोग कहीं के। खून भी रखा है मेरा, कैसे कैद खाने जैसे ससुराल में आकर फंस गई हूं मैं। आखिरकार ससुराल वालों को नाश्ता करवाने में अंजू की गरम मसाले जितने तेज गुस्से के पीछे का सारा मसला क्या है, ये मालूम करने के लिए कहानी के पिछले भाग से कुछ पेश करते हैं। जहां कड़ाके की ठंड में रात के 4 बजे गली मोहल्ले में घना धुंध छाया हुआ था। अड़ोसी पड़ोसी रजाई में खर्राटे मारकर सो रहे थे। पूनम ठंड में कपकपाते हुए अदरक कूट रही है। हे भगवान, आज तो इस ठंड के मौसम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। ऊपर से इतनी सर्दी में सुबह ठंड में नहाकर मेरी तो नानी याद आ गई। पता नहीं इन ससुराल वालों को कितनी गर्मी फूकते हैं। डेली सुबह इतनी ठंड में 4 बजे उठकर नहा धो लेते हैं। पूनम किल से मिजाज में चाय उबाल रही होती है। वहीं ससुराल के हर बाथरूम में सबके नहाने गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। अरे अरे गंगे, अरे अरे गंगे, लगता है आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। पानी में कितनी कनकनिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गना आई या ना आए, गना चाहिए। ओए प्रिंस, पानी कितना चिल्ड है, मुझे तो नहाने में मजा आ रहा है। मुझको भी नहाने में मजा आ रहा है। पूरा ससुराल इतनी तगड़ी ठंड में भी तड़के सुबह 4 बजे नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं और नाश्ते की मेज पर हाजिर हो जाते हैं। तभी दोनों बच्चे ठंड से छींकने लगते हैं। दोनों बच्चों को खांसते छींकते देखकर पूनम डांट लगाती है। किसने कहा था तुम दोनों को इतनी सुबह ठंड में नहाने को? लग गई ना सर्दी जुकाम, और नहाओ छपक छपक के। हाँ, तेरा बस चले तो बच्चों के शरीर में 2 किलो मैल जमा दे, तो भी इनको नहलाएगी धुलाएगी नहीं। अरे सर्दी हो या गर्मी, हमारे घर में 4 बजे का रिवाज है। इंसान को सुबह के 4 बजे उठकर नहाना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की बरकत बनी रहती है। देर तक सोने से राक्षस का वास होता है। अब नाश्ता परोस। जी माँ जी। बस कुछ दिन की बात है, एक बार मेरी देवरानी आ जाए, फिर मैं तो इतनी ठंड में ना जल्दी सुबह उठकर नहाऊंगी, ना तो नाश्ता पानी बनाऊंगी। दरअसल पूनम की ससुराल वाले पुराने विचार वाले थे। इसीलिए भयंकर गर्मी हो या कड़ाके की ठंड का मौसम, सब तड़के सुबह 4 बजे ही नहाते थे। इसलिए घर की बहू को भी जल्दी जागना पड़ता था। वो कहावत है, गेहूं के साथ घुन को भी पिसना पड़ता है। ऐसा ही हाल त्रिपाठी परिवार का भी था। पूनम के देवर मोहित की शादी अंजू से तय हो चुकी थी और 1 सप्ताह में शादी थी, लेकिन अंजू लेट लतीफ थी। क्या अंजू खुद को अपने ससुराल के नियम कायदे में ढाल पाएगी? तो चलिए देखते हैं। कड़कड़ाती ठंड में अंजू ससुराल आ जाती है। आओ मेरी प्यारी प्यारी देवरानी जी, तुम्हारा स्वागत है। तौबा तौबा, ठंड में तो मेरी हालत पतली हो रही है। मेरे दोनों हाथ पैर बर्फ जितने ठंडे हो रहे हैं, बस रजाई में जाने को बोल दे कोई। अंजू को ठंड में थर थर कांपते देखकर ननन चारों बीच में चुटकी लेते हुए कहती है, अंजू भाभी, आप तो अभी से कांप रही हो। असली परीक्षा तो कल से शुरू है, आप तो कमर कस लो। क्या मतलब चारू, मैं समझी नहीं। तभी दादी सास बीच में टांग अड़ाते हुए बोलती है, कुछ नहीं पोता बहू, तू जाके आराम कर, सफर की थक गई होगी ना। सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर सुबह अंजू के लगभग 4 बजते ही खटपट की आवाज से आंखें खुल जाती हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। अंजू आग बबूला होकर बिस्तर में उठकर बैठ जाती है।
ये किस उल्लू के पाठे को इतनी सुबह सुबह इंडियन आइडल बनने का सुरूर चढ़ा हुआ है। अच्छी खासी नींद आई थी और ये मोहित जी, ये कहाँ गए? मोहित जी, कहाँ हो आप? अंजू, मैं बाथरूम में हूँ, जरा तौलिया पास करना, ठंड लग रही है। अच्छा जी, तो मेरे खुद के महान पतिदेव मेरी नींद के कबाब में हड्डी बन गई। हद है। अंजू उबासी लेते हुए तौलिया देती है, तभी उसकी ननद दरवाजा नॉक करती है। अंजू भाभी, आप उठ गई हो? उठो ना, दरवाजा खोलो। अंजू दरवाजा खोलती है, जहाँ चारों गीले बालों में खड़ी थी। ठंड के कारण उसके दांत बज रहे थे। भाभी, 4 बज गई है, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ। मगर चारू, अभी तो रात के 4 बज रहे हैं और बाहर इतनी ठंड हो रही है। मैं तो कहती हूँ तुम भी जाकर रजाई में सो जाओ। भाभी, हमारे घर में सब लोग तड़के सुबह 4 बजे ही नहाते हैं, यही नियम है यहाँ का। आप भी नहा लीजिए। अच्छा ठीक है। हे भगवान, क्या जुल्म है, इतनी ठंड में 4 बजे नहाने का भूत चढ़ गया है सब लोगों को। चल बेटा अंजू, चुल्लू भर पानी में डुबकी लगा ले। अंजू किसी तरह नहाने के लिए मग उठाती है, मगर तड़के सुबह 4 बजे ठंड का तापमान काफी ज्यादा था, जिससे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। हे भगवान, मुझे तो इस बंद बाथरूम में भी कुल्लू मनाली जितनी ठंड लग रही है, ऊपर से ये पानी अंटार्कटिका के बर्फ जितना ठंडा है। आज तो वाट लग गई। जैसे ही वो एक मग पानी डालती है तो चीख पड़ती है, राम 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 राम, कितनी ठंड है, मेरी तो आत्मा बाहर निकल गई। किसी तरह नहा धोकर अंजू सबको इतनी ठंड में ही सुबह सुबह नाश्ता करवाती है और उसे बार बार उबासी भी आ रही थी। अरे ओ नहीं बहू, 2 गर्मा गर्म पराठे और ले आ। जी दादी जी, लाई बस। अरे बहू, चाय बहुत ही बढ़िया बनाई है, मेरे लिए 1 कप चाय और ले आना। जी ससुर जी। हे भगवान, एक तो इतनी ठंड में सुबह सुबह उठकर नहला धुला दिया और इन सबको नाश्ता पानी करवाने में मेरी तो अच्छी खासी रेल बन गई है। सारी चाय तो यही लोग अटक गए, मेरे लिए तो एक घूंट नहीं बची, फिर से बनानी पड़ेगी। अंजू जैसे ही दूसरे गैस पर चाय चढ़ाती है, इतने में तवे का पराठा जल जाता है, धुआं धुआं मच जाता है, जिससे पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। भगवान, इन पड़ोसियों ने तो परेशान करके रख दिया है। सुबह के 4 बजते नहीं है कि इनके घर में खटर पटर चालू हो जाता है। अकल के दुश्मन। पड़ोसी तिवारी कंबल लिए हुए किलसे हुए मिजाज में 4 बजे सुबह सुबह बाहर निकलकर चिल्लाने लगता है। अरे क्या बीमारी है तुम लोगों को, रजाई में टिका नहीं जाता क्या, सोने नहीं देते हैं। इसी तरह रोजाना का सिलसिला हो जाता है। सबको डिनर करवाते, बर्तन धोते और सोते सोते अंजू को 12 से 1 बज जाते हैं और जैसे ही 3-4 बजते हैं तो ससुराल वाले कुंडी खड़खड़ाने लगते हैं। पोता बहू, ओ पोता बहू, सुबह के 4 बज गए और तुम अभी तक पैर पसार कर रजाई में पड़ी हुई हो, जल्दी से उठ के नहा धो लो। हे भगवान, इन लोगों ने तो नींद खराब कर दी है। अरे बहू, ठीक ही नहीं। उठ गई दादी जी। अंजू, मेरे लिए जल्दी से गर्म पानी लगा देना, पानी गर्म हो जाए तो उठा देना। हाँ, तुम पड़ी रहो बिस्तर में, मैं पानी लगाऊं? खुंदक में बिस्तर से निकलकर अंजू सबके लिए पानी गर्म करती है, कपड़े निकाल कर वापस कमरे में लौटती है। हे भगवान, 4:30 बज गए, थोड़ी देर में ये भूखे नंगे लोग मुझसे नाश्ता मांगने लग जाएंगे और अगर नहीं नहाऊंगी तो इसके लिए भी चिकचिकबाजी करेंगे। जल्दी से ठंडे पानी से नहा लेती हूँ। लेट होने के चलते अंजू बर्फ जितने ठंडे पानी से नहा लेती है, जिससे उसे बुखार लग जाता है। पता नहीं, आज थकान सी लग रही है, माथा भी गर्म हो रहा है। काम निपटा के रजाई में चली जाऊंगी। मगर बेचारी कामों में फंसकर रह जाती है। इसी तरह रोज का सिलसिला जारी था। बेचारी बहू को ना तो भरपूर नींद मिलती है और ठंड में डेली लेट होने के चक्कर में वो ठंडे बर्फीले पानी से ही नहाकर नाश्ता बनाने में लग जाती थी। आप सब लोग क्या खाएंगे, जल्दी से बता दीजिए। आलू की पराठे चाची, आज आलू की पराठे बना लो। सच में बहू, आज कितनी बढ़िया वाली ठंड हो रही है। आज तो आलू के पराठे देसी घी लगाकर बना ले और साथ में बर्फ डालकर ठंडा ठंडा रायता भी बनाना। पर पापा जी, इतनी सुबह सुबह ठंड में हल्का फुल्का नाश्ता करना ठीक रहता है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो। अरे बहू, हम कौन सा तुझे ठंड के मौसम में पहाड़ तोड़ने को कह रहे हैं, आलू के पराठे ही तो बनाने हैं, जल्दी से बना कर ले आ। जी माँ जी। बेचारी तेज बुखार में खांसते हुए रसोई में आकर पराठे बनाकर सबको परोसती है। इसी बीच उसे बार बार चक्कर भी आ रहे थे। लगता है सबका पेट फुल हो गया, अब जल्दी से गैस बंद कर देती हूँ।
तभी हॉल में से दादी सास का ऑर्डर आ जाता है। अरे बहू, 2 आलू के पराठे ले आ। आलू ज्यादा ज्यादा भरना और घी लगाना। जी दादी जी। एक तो ये दादी सास बैठे बैठे 10 आदमी की खुराक अकेले खा जाती है। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। गुस्से में लाल पीली होकर अंजू पराठा बेलती है तो पराठा बार बार फट जाता है। तभी उसे तेज बुखार के कारण चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी मोहित रसोई में आकर अंजू को कमरे में लाता है। सब लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, अंजू को क्या हुआ है? वो एकदम से बेहोश कैसे हो गई? डोंट यू हैव सेंस? इनकी कंडीशन बहुत खराब है। इनके शरीर का बॉडी हीट टेम्परेचर बिल्कुल लो है और नींद भी पूरी नहीं हुई है। पता नहीं कितने दिनों से सोई नहीं है। आप सब लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अंजू की बिगड़ी कंडीशन देखकर ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। अब सब लोग 4 बजे ठंड में नहाने की आदत को छोड़ देते हैं। पता नहीं क्या फालतूगिरी है। मुझे खाना बनाना आता भी नहीं है और खाना बनाना पड़ रहा है। अच्छा लगता है एक अमीर घर की लड़की रसोई में खाना बना रही है। उप्स, कहीं मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। ये कहकर आकांक्षा अपने मेकअप छोटे से मिरर में देखकर पाउडर सेटअप करने लगती है। तभी खाना जलने लग जाता है और सांस आ जाती है। ये भगवान, ये खाना कैसे जल गया? बहू, तू मेकअप कर रही और खाना नहीं देख रही? पहले से इतना पोत रखा है और क्या जरूरत थी तुझे मेकअप करने की? वहाँ सब लोग तेरे हाथ का खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और तू यहाँ मटर कश्ती कर रही है। उप्स, खाना जल गया। कोई बात नहीं माँ जी, आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लो। मुझे बनाना नहीं आता वैसे भी। हाँ, वो तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, लेकिन ये पहली रसोई की रस्म थी, ये भी तुझे बाहर के रेस्टोरेंट से करवानी है। निकम्मी कहीं की। क्या बोला माँ जी आपने? आपको पता भी है मैं कितने बड़े अमीर घर से आई हूँ। दहेज तो देख लिया होगा आपने मेरा। हाँ, तो तेरे दहेज की चीजों से खाना बनवाए? खाना बनाना तो आना चाहिए था ना तुझे। हट जा, मैं ही खाना बना लूं। बस अपना हाथ लगा देना इस खाने पर। ठीक है माँ जी, मैं हाथ लगा दूंगी। अच्छा है, वरना मेरा नेल एक्सटेंशन खराब हो जाता। फिर करुणा जला हुआ खाना हटा देती है और खुद से छोले पूरी सब्जी रायता बनाकर तैयार कर देती है, जिस पर अमीर बहू का हाथ लगवा देती है और सब खाना खा पाते हैं। अरे भाभी, आपने तो बिल्कुल माँ की तरह खाना बनाया है। मुझे माँ के हाथों का स्वाद याद आ रहा है। अब तो आप ही खाना बनाना। अगर तेरी भाभी खाना बनाएगी ना, तब तो मुझे सिर्फ जला हुआ और बेस्वाद खाना मिलेगा। ये सारा खाना तेरी माँ ने ही बनाया है। वो क्या है ना, मेरी अमीर कल्लो बहू को कुछ आता नहीं है बनाना। माँ जी, आप मेरे बारे में कैसे बोल रही हैं? हाँ, तो जला हुआ खाना नहीं बनाना चाहिए था ना। ये भगवान, कैसे नखरे दिखा रही है, जैसे कि कहीं की पटरानी हो। काली मटर सी तो शक्ल है, तो ये हाल है। अगर गोरी होती तो पता नहीं कितना नाक में दम करती। फिर खाना खाने के बाद सब बहू को नाम के लिए शगुन दे देते हैं। 2-3 दिन और गुजरते हैं। करुणा आकांक्षा को खाना बनाने को कहती है। खाना बनाने की कोशिश में वो फिर से खराब खाना बना देती है, जिसे खाकर घर वाले उगल देते हैं। अरे रहने दो, अब से तुम खाना बिल्कुल भी मत बनाना। करुणा, तुम किसी और से कह देना और खुद भी खाना बना लेना। हाँ जरूर। पता नहीं मैं क्या क्या सोचकर कितने अरमान से इतने बड़े घर की लड़की को अपने घर में लाई थी कि अच्छा अच्छा खाना बनाकर देगी, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिसे कम से कम खाना बनाना तो आता ही हो। क्या बात है माँ जी, आप कुछ मिनमिना रही हैं? तेज बोल दीजिए। बहू, तेरे बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही, समझी? ऐसे ही दिन गुजरते हैं। करुणा खुद खाना बना बनाकर और अमीर बहू के तेवर से बहुत ज्यादा परेशान थी। इस बीच वो गरीब घर की अच्छा खाना बनाने वाली दिव्या को अपने छोटे बेटे के लिए ढूंढ लेती है और झट से शादी कर देती है। जहां शादी के बाद पहली रस्म में वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और अपनी बहू को अपने हाथ से सोने के कंगन पहनाती है। आहा, वाह वाह वाह, बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया कि मेरा दिल खुश हो गया। देख रही है बड़ी बहू, खाना ऐसे बनाना चाहिए कि सबके चेहरे खिल उठे। तेरे जैसे नहीं कि तेरे ही जैसा बनाया हुआ खाना देखने को मिले, जला हुआ। माँ जी, आप फिर से मेरे स्किन टोन के बारे में बात कर रही है ना? हाँ, नहीं आता मुझे खाना बनाना। आपको चाहिए थी शेफ बहू, आ गई, उससे ही बनवा लेना। हाँ, उससे ही खाना बनवाऊंगी, लेकिन तू कब खाना बनाना सीखेगी? ओहो, ये घर की महिलाएं भी कितना युद्ध करती हैं। शुक्र है उस जमाने की नहीं है, वरना तलवार लेकर निकलती। बात तो सही है बेटा। ओहो, तुम तो चुप ही रहो। कुछ दिन गुजरते हैं। घर वाले छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं।
वहीं आए दिन आकांक्षा बड़ी बहू के खाने में कमी निकाल देती है, जैसे कि इस समय। दिव्या, तुम कैसा खाना बना रही हो, इसमें ना नमक है ना मिर्च। वैसे माँ जी तुम्हारी तारीफ करती रहती हैं। दीदी खाना बहुत अच्छा बना है, बस नमक कम है, आप ऊपर से डाल लीजिए। मिर्च बिल्कुल ठीक है, अगर इससे ज्यादा आपको खाना है तो आप खा लीजिए। मुझसे ज्यादा आपको इस घर में टाइम हो गया और आपको मिर्च का अंदाजा नहीं है। 2 दिन की आई हुई मुझसे जुबान चलाने लगी। बोलो मत, तुम एक गरीब परिवार से हो और मैं अमीर परिवार से। जभी तो आपने खाना बनाना नहीं सीखा और माँ जी से इतना सुनती रहती हैं। कम से कम मैं सबको अच्छा खाना बनाकर तो खिला सकती हूँ, वरना आपके राज में तो ससुराल वाले भूखे ही रह जाएंगे। बस करो तुम दोनों लड़ना। फिर दोनों बहू चुपचाप खाना खाती हैं। ऐसे ही शाम के टाइम। अरे आकांक्षा बहू, जरा चाय बना दे। नहीं नहीं, तू मत बना, वरना अपनी जैसी काली चाय बना कर ले आएगी। दिव्या बहू, तू बना कर ला। हाँ हाँ माँ जी। ये कहकर दिव्या अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है, जहां वो सास के सामने अपने हाथ को चाय से मैच करके दिखाती है। मेरे से अलग है चाय, दूध वाली चाय। हाँ हाँ ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग मत करके दिखा। बड़ी बहू, तू छोटी बहू से खाना बनाना क्यों नहीं सीख जाती? कब तक जला हुआ बेकार खाना बनाएगी? जब तक आपको आदत नहीं हो जाती। आकांक्षा उठकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों में करुणा को समझ में आ जाता है कि वो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं सीखना चाहती, इसीलिए वो दोनों बहू की रसोई का बंटवारा कर देती है, जिसे सुन दोनों हैरान हो जाती हैं। माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप रसोई का बंटवारा क्यों कर रही हैं? सासू माँ, क्यों बंटवारा कर रही है? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। इसीलिए बंटवारा कर रही हूँ ताकि तुझे खाना बनाना आ जाए। वैसे भी तुझे बड़ी बहू के हाथ का खाना पसंद नहीं है, कभी वो नमक मिर्च डाल देती है, कभी कुछ, और अपने पति का अलग बनाएगी, और जहाँ मन करेगा मैं उस बहू के हाथ का खाना खा लूंगी। माँ जी, ये गलत है। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए मैगी चाय कॉफी बनाकर रह लूंगी। काश दोनों बहू के बीच जो बंटवारा कराया उससे बड़ी बहू खाना बनाना सीख जाए, क्योंकि छोटी बहू तो रह ही लेगी। बंटवारे की शाम आकांक्षा अपने लिए मैगी बनाती है तो उसे भी जला देती है। ओह नो, ये क्या हो गया? मुझसे तो मैगी भी जल गई। सच में मैं किसी काम की नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, भूख लग रही है, जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ। आकांक्षा रसोई में खड़े खड़े फोन पर खाना ऑर्डर करती है। इतने में जली हुई मैगी की बदबू से सास बहू आ जाती है। ये क्या किया आकांक्षा बहू तूने? मैगी भी जला दिया। सुबह तो तू बहुत कुछ बोल रही थी। तो क्या करूं माँ जी, नहीं बनी मुझसे मैगी भी। चुल्लू भर पानी में डूब मर। 5 साल का बच्चा भी खुद से मैगी बना लेता है, पर तुझसे वो भी नहीं हुआ बहू। क्या दीदी, आप भाई साहब को क्या खाना खिलाओगी? कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूंगी। नहीं बहू, मैंने बंटवारा इसलिए नहीं किया कि तू ही खाना बनाएगी, तभी आकांक्षा खुद अपने पति को खाना बनाकर देना चाहे जैसे भी दे। बंटवारे का मतलब यही है कि अलग अलग खाना खाना होगा आपसे। ठीक है माँ जी। फिर दिव्या अपने बंटवारे की तरफ खाना बनाना शुरू करती है और आकांक्षा गुस्से से मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती है और उसके ऑर्डर के खाने को ही दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। सुमित बिल्कुल भी बाहर का खाना खाकर खुश नहीं होता। मजबूरन कभी ड्राई फ्रूट्स तो कभी दूध पीकर ऑफिस चला जाता है। बंटवारे के दौरान आकांक्षा कभी खाना जलाती तो कभी खुद भी भूखे पेट रहती। वहीं दिव्या अच्छा अच्छा खाना बनाकर परिवार को खिलाती है, जिससे आकांक्षा का भी जी ललचाता है। ठीक है, इतने छोले भटूरे बनाए हैं, मैं भी छोले भटूरे बनाऊंगी। हाँ, क्या करना था, कुकर में छोले रखने थे। बनाती हूँ टेस्टी से छोले भटूरे, माँ जी को भी फक्र होगा। ये कहकर आकांक्षा कुकर में छोले उबालने के लिए रखती है और हेडफोन लगाकर साइड में मैगजीन देखने लगती है। आधे घंटे में काफी ज्यादा सीटी आ जाती है और इतने में रसोई में सांस आ जाती है कि कुकर फट जाता है, जिससे छोले और कुकर का ढक्कन हवा में उड़ जाता है। खुशकिस्मती से दोनों बच जाते हैं, पर डरे हुए भी थे। तभी छोटी बहू आती है। क्या हुआ माँ जी? जेठानी जी, आप दोनों ठीक तो हैं? ये अचानक से आवाज, हे भगवान, ये कुकर कैसे फट गया? ये निकम्मी बेलुड़ी बेड़ा गर्क करने वाली कल्लो बहू है ना, सब इसी की वजह से हुआ है। किस्मत है इसकी और मेरी कि मैं बच गई, और इस कुकर को भी मेरे आने पर ही ब्लास्ट होना था। अरे जब तुझे खाना बनाना आता नहीं है तो क्यों बनाने की कोशिश कर रही थी? कुकर में पानी होगा नहीं और फट गया। माँ जी, मैं देवरानी को देखकर छोले भटूरे बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरा भी मन कर रहा था अच्छा खाना बनाने का, पर मुझे नहीं पता था कि कुकर फट जाएगा। तुझे पता है, आज कुछ भी हो सकता था, इसीलिए कह रही हूँ कि छोटी बहू से खाना बनाना सीख ले। अरे अगर कल को वो और हम सब घर वाले यहाँ नहीं हुए, रेस्टोरेंट भी बंद रहा, तो तू कैसे खाना खाएगी? थोड़ा तो खाना बनाना सीख ले, चाहे दाल चावल ही सही। मुझसे गलती हो गई माँ जी, पर अब से मैं खाना बनाना जरूर सीखूंगी। दिव्या, तुम मुझे सिखाओगी ना?
हाँ दीदी जरूर। अपने घमंड को छोड़ आकांक्षा अपनी देवरानी से खाना बनाना सीखती है, जिसके बाद खुद से खाना बनाकर घर वालों को खुश रखती है और करुणा बंटवारे को भी खत्म कर देती है।